मुझे लगता है कि जितना इसमें काम किया जाएगा उतना ही, जितना एक्सपीरियंस होगा आर्टिस्ट को, उतना ही वो काम डेवलप होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं फाल्गुनी भट्ट जी, जो कि कोलकाता से हैं। तो फाल्गुनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो हम जानना चाहते हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग, एजुकेशन, कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही, आपके कौन कौन से गुरुओं के माध्यम से आपने इस चीज़ में अपना कैरियर आगे बढ़ाया, तो इस विषय में आप ज़रूर दर्शकों को अवगत कराइए। हाय गोविंद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। मेरा जन्म भरूच में हुआ और स्कूलिंग मेरा सूरत, बड़ौदा, सिद्धपुर, अलग अलग शहरों में हुआ है। और मैंने फ़ाइन आर्ट्स ज्वाइन किया एज ए स्कल्पचर स्टूडेंट। और सिरामिक्स में मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ा, क्योंकि क्ले में मुझे पहले से ही काम करना अच्छा लग रहा था। और सिरामिक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल मीडियम है, स्पॉन्टेनियस है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने थर्ड ईयर के बाद भोपाल जाके भी कुछ काम किया था। फोर्थ ईयर के बाद भी मैं भोपाल 1 साल रही, तो वहाँ पे मुझे बहुत नया भी सीखने को मिला। और तब कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सब वहाँ पे काम करते थे, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और टीचर्स में तो ज्योत्सना बेन के अंडर में मैंने सीखा है। वाल्सन कुलेरी मेरे टीचर रह चुके हैं, राघव कनेरिया सर। तो मैं काफ़ी अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो है वो सब टीचर रह चुके हैं। जी फाल्गुनी जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आपको इतने सारे सीनियर दिग्गजों का आपको उनका मार्गदर्शन मिला। अच्छा, हम जानना चाहते हैं, क्या सिरेमिक वर्क्स में भी कॉन्सेप्ट होते हैं? हाँ ज़रूर, सिरामिक्स में भी कंसेप्ट होते हैं। और ये जो मीडियम है वो पेंटिंग या स्कल्पचर की तरह ही है। जैसे पेंटिंग में एक्रेलिक या ऑयल यूज़ होता है, सिरामिक में क्ले यूज़ होता है। और अलग अलग तरह की क्ले होती है। और जो आर्टिस्ट सिरामिक्स में काम करते हैं वो धीरे धीरे इसकी जो बाउंड्रीज़ है, लिमिटेशंस है, वो समझते हैं और मीडियम को एक्सप्लोर करते हैं। ये बहुत इजी मीडियम नहीं है और इसमें पहले से सोचना पड़ता है कि ये ऐसा लग सकता है, वो सोच के काम किया जाता है। और बाकी मीडियम में जैसे सामने जो दिखता है वही है। और मैंने शुरू से जो कंसेप्ट पे काम किया है अलग अलग, जैसे कॉलेज में थे तब ज़्यादा फिगरेटिव काम था, मोर रियलिस्टिक वर्क। फिर धीरे धीरे वो एब्स्ट्रैक्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि जितना इसमें काम किया जाएगा उतना ही, जितना एक्सपीरियंस होगा आर्टिस्ट को, उतना ही वो काम डेवलप होता है। और सिरामिक पहले से ही हज़ारों सालों से एक माध्यम रहा है और अभी भी वो न्यू एज मीडियम भी माना जाता है, क्योंकि काफ़ी नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। जी, सिरेमिक में मेरा भी व्यक्तिगत एक अनुभव है कि इसमें एक्सपेरिमेंट की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। और दूसरी बात, विदेशों में जिस प्रकार सिरेमिक को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, क्या इंडिया में भी उसका इसी तरह का स्कोप है आने वाले फ्यूचर में? जैसे पिछले 5-6 साल में इंडिया में ही सिरामिक्स में काफ़ी सारी इवेंट्स हुई, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स भी थी और इंडियन सिरामिक ट्रिएनल भी हुआ। तो इंडिया में अभी ये माध्यम लेके काफ़ी काम हो रहा है, रिसर्च भी हो रहा है। और रिसेंटली अभी हमने इंडियन सिरामिक आर्ट फाउंडेशन की वेबसाइट लॉन्च की है, जिसको आप बता सकते हैं कि www.icaf.org.in, जिसके अंदर में काफ़ी काम करने की इच्छा है हमारी। और इसमें पूरे इंडिया से और 5 सिरामिक आर्टिस्ट इन्वॉल्व है एज ए फाउंडर्स। जी फाल्गुनी जी, हम इस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा और विस्तृत जानकारी चाहते हैं। इंडियन सिरामिक आर्ट फाउंडेशन ये सोच के ही बनाया गया, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सेंट्रलाइज वेबसाइट नहीं था कि जिसमें सबको हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिरामिक्स पता चलेगी, हमारे कितने पायोनियर्स हो चुके हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो इसके द्वारा कोशिश की जाएगी कि जो स्टूडेंट्स है, जो न्यू कमर्स है, उनको कुछ स्कॉलरशिप दी जाए। और अभी तो ऑनलाइन एग्जीबिशन होगा ये साल में, बट नेक्स्ट ईयर से हम लोगों की कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट
एक एग्ज़िबिशन ऑफलाइन होगा, फिज़िकल शो होगा और कोई बड़े शहर में करने की इच्छा है हमारी। और ये फाउंडर्स में भी काफ़ी सीनियर सिरामिक आर्टिस्ट है, जैसे भोपाल से है शंपा शाह, संदीप मांचेकर मुंबई से है, खंजन दलाल अहमदाबाद से है, फिर मधुर सेन दिल्ली से है, विलासिनी रेड्डी हैदराबाद से है और मैं कलकत्ता से हूँ, फाल्गुनी जी। और इसके अंदर में दूसरी हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि जो ट्रेडिशनल पॉटर्स है भारत में उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। और एवरी ईयर 2 इशू हो गए मैगज़ीन के। अभी तक इंडिया में प्रॉपर सिरामिक मैगज़ीन नहीं है इंडिया से, तो वो भी ये साल दिसंबर में ही हम लोगों की इच्छा है कि फर्स्ट इशू पब्लिश करेंगे। और इसका एक इंस्टाग्राम पेज है, गोविंद आप उसको भी शेयर कर सकते हैं और वेबसाइट को भी प्लीज़ शेयर करिएगा। बिल्कुल दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दोनों लिंक प्रोवाइड कर देंगे। जिनको भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए वो जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस फाउंडेशन का लिंक वहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब हम अगले सवाल पर आते हैं कि जब आप काम शुरू करते हैं तो आपके मन में क्या विचार चलते रहते हैं? मैं जब काम शुरू करती हूँ या नई सीरीज़ शुरू करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ऑन पेपर मैं नहीं कुछ करती हूँ कि लाइक बहुत सारे ड्राइंग्स ऐसे, पर मेरे दिमाग में वो काफ़ी दिन तक चलता रहता है कि इस तरह का काम करना है, इस तरह का कैसे किया जा सकता है। वो सब बहुत क्लिनिकली मैं काम नहीं करती हूँ, मैं स्पॉन्टेनियस वे में ज़्यादा काम करना पसंद करती हूँ। और वो काम जब शुरू होता है तो थोड़ा सा बेसिक मैं एक ड्राइंग कर लेती हूँ कि ये इस स्पेशली साइज़ के लिए कि ये शेल्फ़, क्योंकि सिरामिक में जब काम करते हैं तो काफ़ी डिपेंड करता है कि किल्न का क्या साइज़ है और शेल्फ़ का क्या साइज़ है। तो वो शेल्फ़ का साइज़ देख के कि अच्छा ये अगर मेरे पास 15 बाय 15 इंच का शेल्फ़ है तो उसके अंदर में फिट आए वो होना ज़रूरी है, या जिसका जो भी साइज़ है शेल्फ्स के। जी, मुझे लगता है टेक्निकल चीज़ों का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और कुछ काम जो होता है वो पार्ट में भी होता है तो उसमें फिर फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या साइज़ का शेल्फ़ है। और बट फिर भी सिरामिक में जो लोग काम करते हैं वो उनको ये सब टेक्निकल कुछ चीज़ मन में रखना पड़ता है। और कुछ काम ऐसा भी होता है कि सपोज़ रॉ फॉर्म में जब हो तब उसको उठाना मुश्किल होगा, तब उसको फिर डायरेक्ट शेल्फ़ पे ही बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल। और मेरा काम करते करते डेवलप ज़्यादा होता है, वो पहले से फिक्स नहीं होता है कि हाँ ये इतना इंच का होगा या इसका ये पार्ट है वो इतना ही डेप्थ का होगा, या ऐसे नहीं होता है। ज़्यादातर मैं काम करते करते वो डेवलप होता है। और इवन उसके ऊपर जो भी ड्राइंग या कलर होता है वो भी मैं ऐसा ही करती हूँ कि वो जब काम जो कलर का भी काम जब शुरू होता है तभी वो मैं डिसाइड करती हूँ कि इसको यहाँ पे ऐसे करना है। और स्कल्पचरल काम में मैं ज़्यादा शाइनी ग्लेज यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादातर वो ऑक्साइड बेस्ड ड्राइंग या पेंटिंग ही होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शाइन होने से वो काम का डेप्थ चला जाता है। जी बिल्कुल। और अब हमारा प्रश्न ये अंतिम चरण में है और जिसमें हमारा एक लास्ट सवाल होता है कि जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में नए हैं वो इस फील्ड में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं जो विशेषकर बातें उनको ध्यान रखने योग्य हमेशा होंगी और जो उनको जीवन में हमेशा काम आएंगी? नए जो स्टूडेंट्स पास होकर निकल रहे हैं या जो सिरामिक लेना चाहते हैं उनको मैं कहूँगी कि उनको काफ़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मीडियम काफ़ी इंटेंस है और टेक्निकल भी है। और इसके साथ साथ आपको वो भी सोचना पड़ेगा कि मैं अगर 5 साल या 4 साल ये कोर्स करके निकल रही हूँ और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, उसके लिए कोई ग्रांट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
और दूसरा चीज़ है कि सिरामिक में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लाइक फर्स्ट मेकिंग से लेके किल्न फायरिंग, किल्न लोडिंग, किल्न में से जब काम निकलेगा उसका पैकिंग, उसमें सब में आपका इन्वॉल्वमेंट रहना ज़रूरी है। आप किसी के भी भरोसे कुछ काम छोड़ नहीं सकते कि अच्छा ये मेरा पैकिंग कर देगा या ये मेरा काम ले जाएगा या व्हाटएवर। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मैंने पहला मेरा किल्न जो ख़रीदा था वो मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली थी जब मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर में थी 98 में। तो उसका जो मेरे पास पेमेंट आया था उससे मैंने अपना पहला किल्न ख़रीदा था। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि जिसको इसमें काम करने की इच्छा है उनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही वाइब्रेंट मीडियम है और इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है और इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। जी, थैंक यू फाल्गुनी जी। आपकी बात सुन के फिर से मुझे मेरे काम करने के लिए प्रेरणा मिल गई है और मैं ज़रूर इसको इस फ्लोर पे ज़रूर लेके आऊँगा और मैं कुछ ज़रूर फिर से करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कीमती समय के लिए जो आपने इस टॉक के लिए निकाला, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं कहना चाहूँगी गोविंद, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ आप सब ये चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है इंडियन आर्ट के ऊपर। थैंक थैंक यू सो मच। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आपको इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिलेगी, ये तय है। तो आप दूसरों से शेयर करना ना भूलें। जो नए हैं वह आपसे जूनियर्स हैं, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से उपस्थित होंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।